तो भाइयों, मरीनफोर्ड वॉर में तो बस लूफी अकेला गया था, जिसके बाद वहाँ पे क्या हुआ ये सबने देखा है। पर अब क्या हो अगर करंट टाइमलाइन का लूफी मरीनफोर्ड पे होता, साथ में स्ट्राइक क्रू के सारे मेंबर्स अपनी करंट पावर के साथ मरीनफोर्ड पे होते, जिससे क्या एस और व्हाइट बेड बच पाते और वॉर का एंड रिजल्ट क्या होता, आज इसके बारे में बताऊंगा। तो अब समझ जाओ ये वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और करंट स्ट्राइक क्रू का आतंक देखते हैं मरीनफोर्ड वॉर में। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, अब मान के चलते हैं मरीनफोर्ड वॉर होने से पहले स्ट्राइक क्रू के हर एक मेंबर के पास उनकी करंट टाइमलाइन की पावर है, जिसके कारण साबाओडी आर्किपेलागो पर स्ट्राइट अलग नहीं होते और कुमा का अटैक होने से पहले लूफी को एस का कैप्चर होना और मरीनफोर्ड पे एग्जीक्यूशन की खबर मिलती है, जिससे लूफी फिर ये डिसाइड करता है कि वो एस को बचाएगा और लूफी का जुनून बाकी क्रू के इमोशंस के साथ मेल्ट होता है। जिसके बाद स्ट्राइक क्रू का एक ही मंजिल होती है, मरीनफोर्ड। और अब ये इंपेल डाउन इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि लूफी अमेज़न लिली नहीं गया, तो वो इंपेल डाउन में घुस नहीं पाएगा। जिसके बाद स्ट्राइक क्रू 1000 सनी पे जाते हैं और 1000 सनी ओपन सी को चीर कर आगे बढ़ रही होती है और लूफी 1000 सनी के सबसे आगे खड़ा होके बस अपने भाई एस के बारे में सोचता है। और लूफी का डिटर्मिनेशन अब पहले से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि अब वो गियर 5 के साथ फुल कॉन्फिडेंस में है, जिससे उसकी एनर्जी, विल पावर और उसकी क्रिएटिविटी एक डिवाइन लेवल पर पहुंच चुकी होती है। और क्रू के बाकी मेंबर को भी पता होता है कि ये एस को बचाने का काम नॉर्मल नहीं होने वाला और अब एक ऐसा क्लैश होने वाला है जहां उन्हें पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस से टक्कर लेनी होगी, उसमें भी मरीन के टॉप मेंबर्स और वॉरलॉर्ड से इन्हें फाइट करना है। तो पूरा क्रू एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से भर जाता है और उनका मिशन सिंपल होता है, एस को बचाना, लूफी का साथ देना और मरीनफोर्ड के बैटलफील्ड को हिला देना। जिसके बाद ऐसे ही फिर ये मरीनफोर्ड के पास पहुंच जाते हैं, पर तभी इनके सामने आते हैं मरीन की बहुत सारी बैटलशिप जो इन्हें मरीनफोर्ड में एंटर होने से रोकने की कोशिश करती हैं। पर तभी लूफी गियर 5 एक्टिवेट करता है, जिससे बस उसके प्रेजेंस से सी का एनवायरनमेंट में हाकी की वेव्स आने लगती है और स्काई रबरी जैसा वाइब्रेट करता है और ग्राउंड बाउंस जैसा महसूस होता है और सी वेव्स में अननेचुरल इलास्टिसिटी दिखती है, जिसे देख के मरीन शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो होता है। लूफी गियर 5 फुल रेज मोड में और साथ में कंप्लीट स्ट्राइक क्रू अपनी फुल पावर के साथ उनके सामने खड़े होते हैं और तभी फ्यू मिनट्स में स्ट्राइक क्रू जो भी इनके सामने मरीन्स की बैटलशिप खड़ी होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तब जाके 1000 सनी मरीनफोर्ड के सेंट्रल डॉक को ब्रीच करता हुआ एंटर होता है, जहाँ पे वॉर पहले से व्हाइट बेड पायरेट्स और इसकी अलायंस ने मरीन से शुरू कर दी होती है। और अब पूरा स्ट्राइक क्रू एक सिंक्रोनाइज फॉर्मेशन में उतरता है और उनकी एंट्री एक स्टॉर्म के अराइवल की तरह लगती है और व्हाइट बेड पायरेट जो अपनी फुल अलायंस के साथ मरीन से फाइट कर रहे होते हैं एक मोमेंट के लिए स्टन हो जाते हैं और तब वो देखते हैं कि लूफी अब सोलो नहीं बल्कि एक एंटायर न्यू योनको लेवल क्रू के साथ आया हुआ है। और स्ट्राइक क्रू का अराइवल बैटलफील्ड के बैलेंस को इंस्टेंटली चार्ज कर देता है, जिससे मरीन्स और वॉरलॉर्ड शॉक में आ जाते हैं और सेनगोकू और गार्प हाई ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ फील करते हैं कि आज बैटलफील्ड पे कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का केओस दिखने वाला है। और एडमिरल के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये वॉर अब पहले जैसा फ्लो में नहीं चलेगी। और व्हाइट बेड भी समझ जाता है कि लूफी की ग्रोथ अनइमेजिनेबल लेवल पर आ चुकी है और उससे ये भी क्लियर होता है कि स्ट्राइक क्रू के कंबाइन पावर के साथ ये वॉर अब एक डिसिसिव टर्निंग पॉइंट ले सकता है और मरीनफोर्ड का सेंट्रल प्लाजा अब एक ऐसी एनर्जी से भर जाता है जैसे कभी नहीं हुआ था और हर तरफ हाकी, डेल्फ्रूटोरा, एलिमेंटल डिस्टॉर्शन और बैटल इंटेंट का प्रेशर होता है और स्ट्राइक क्रू एक लाइन में स्टैंड होते हैं, जिससे मरीनफोर्ड का स्काई अपर से क्रैक जैसा इफेक्ट देता है, जिसके साथ में लाइटनिंग और स्टॉर्म वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। और ये मूवमेंट वन पीस हिस्ट्री का सबसे इंटेंस मूवमेंट बन जाता है और व्हाइट बेड पायरेट्स जो इनिशियली डिसएडवांटेज में होते हैं अब उनके लिए सब रिलीफ में बदल जाता है। और तभी व्हाइट बेड जो सेंट्रल पोर्ट के सामने खड़ा होता है वो वॉर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक क्वैक अटैक मारता है, जिससे मरीनफोर्ड का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से हिल जाता है। और व्हाइट बेड के क्वैक अटैक के साथ में लूफी अपनी एक एडवांस
कॉन्कर आके का पंच भी मार देता है, जिससे मरीन फोर्ड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और मरीन्स पूरी तरीके से हिल जाते हैं और स्ट्राइक क्रू अपनी फुल पावर के साथ मरीन्स पे अटैक कर देते हैं और व्हाइट बेल्ट पायरेट्स के कमांडर मार्को जोजू विस्ता और बाकी सब इलाइट फाइटर्स जो मरीन से फाइट कर रहे होते हैं अब इनका साथ स्ट्राइक क्रू देती है, जिससे मरीन फोर्सेस का फॉर्मेशन कोलैप्स होने लगता है क्योंकि मरीन फोर्ड में एक स्पेशल फ्रंट लाइन क्रिएट होती है जहां जोरो विस्ता मरीन के स्वॉर्ड्समैन और डेल्फ्रूड यूजर से फाइट करते हैं और जोजू और जिनबे एक साथ मिलकर मरीन्स के जाइंट से फाइट करते हैं और सांजी और मार्को एक कंबाइन एरियल फोर्स बन जाते हैं जो ऊपर से अटैक करके मरीन्स के सोल्जर्स से फाइट करते हैं और व्हाइट बेल्ट पायरेट्स के कमांडर को मरीन फोर्ट के लेफ्ट साइड में एक टैक्टिकल बूस्ट की जरूरत होती है और स्ट्राइक का ब्रेन ट्रियो यहाँ शाइन करता है जो होते हैं नामी, उसॉप और निको रॉबिन और ये एक साथ कंबाइन अटैक से मरीन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तब भी व्हाइट बेल्ट पायरेट्स के कुछ पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है जहाँ एक पावरफुल मिक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, टेक और सुपरनेचुरल एनर्जी चाहिए होती है। तो फ्रैंकी, ब्रूक और चॉपर एक साथ काम करते हैं और मरीन के सोल्जर्स और पैसिफिस्टा को खत्म करते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन होता है व्हाइट बेल्ट और लूफी का, क्योंकि जब व्हाइट बेल्ट अपने क्वैक पंचिस से प्लेटफॉर्म, वॉल्स और मरीन फोर्ट्रेस में मैसिव क्रैक क्रिएट करता है तो उसकी क्वैक शॉकवेव से मरीन्स की जाइंट बैटालियंस हिल जाती है, जिससे स्ट्राइक के अटैक्स को क्लीन ओपनिंग मिलती है और लूफी गियर 5 के साथ बैटलफील्ड में कार्टूनिश फिजिक्स का स्टॉर्म क्रिएट करता हुआ चलता है। साथ में उसका रियलिटी बेंडिंग हाकी इन्फ्यूज स्ट्राइक मरीन्स को हवा में उड़ा देता है और लूफी के गोफी बिहेवियर के साथ उसकी गॉड लाइक पावर मरीन फोर्ट के स्ट्रक्चर को रबरी करता है और ये दोनों बस मरीन को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए होते हैं। और ऐसा लग रहा था इन दोनों ने साथ में कुछ और देर तक अटैक कर दिया तो पूरा मरीन फोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये दोनों ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि दोनों के बीच में ये चल रहा था कि एस को कौन बचाएगा। और अब स्ट्राइक क्रू और व्हाइट बेल्ट पायरेट्स के कंबाइंड फोर्सेस से मरीन्स का कमांड सेंटर कोलैप्स होने लगता है, जिससे सेनगोकू हाई टेंशन में आ जाता है और गार्प की हार्ट बीट हैवी हो जाती है और एडमिरल इंस्टेंटली बैटलफील्ड में मरीन को डिसएडवांटेज में पाते हैं और व्हाइट बेल्ट और लूफी का डिस्ट्रक्टिव कॉम्बो देखकर अकाइनु फुल रेज मोड एक्टिवेट कर देता है और तब ये ऑर्डर देता है आज कोई भी पायरेट यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए, वाइस एडमिरल और वॉरलॉर्ड अपने काम पे लग जाओ। और वहीं एस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बैठ के देख रहा होता है कैसे उसके लोग और यहाँ तक कि उसका भाई उससे बचाने के लिए मरीन से फाइट कर रहा है अपनी जान को दाव पे लगा के। और अब मरीन्स के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एडमिरल्स, वॉरलॉर्ड्स, वाइस एडमिरल्स, जाइंट्स, पैसिफिस्टा और इवन गार्प और सेनगोकू अब सीरियस मोड में आ जाते हैं और इस बैटलफील्ड में एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ स्ट्राइट का हर एक मेंबर एक टॉप टियर अपोनेंट का सामना करता है और स्ट्राइट अपने रिस्पेक्टिव जोन्स में आग लगा देते हैं और तब जाके तीनों एडमिरल एक साथ में लूफी के सामने आ जाते हैं और मरीन फोर्ट के सेंटर में गियर 5 लूफी एडमिरल लाइनअप का पूरे फोर्स से सामना करता है और अकाइनु का मोल्टन मैग्मा, आउकुजी का एब्सोल्यूट जीरो और किजारू का लाइट स्पीड अटैक एक ही डायरेक्शन में होता है जो होता है लूफी की तरफ। और ये वो मोमेंट होता है जहां पूरा बैटलफील्ड लूफी के रबरी रियलिटी से वाइब्रेट करने लगता है और तीनों के अटैक को एक ही बार में लूफी अपने स्ट्रॉन्ग एडवांस कॉन्करर और आर्मामेंट हाकी से रोक लेता है, जिससे अकाइनु लूफी को इस वॉर में सबसे बड़ा थ्रेट देखते हुए उसकी डायरेक्शन में हाई इंटेंसिटी मैग्मा फिस्ट लॉन्च करता है। पर लूफी अपने टून फोर्स इलास्टिसिटी को हाकी कोटिंग के साथ कंबाइन करके मैग्मा अटैक को कार्टून स्टाइल का कर देता है और इम्पैक्ट पॉइंट रबर लाइक एब्जॉर्ब होकर लूफी के जाइंट पंच में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे देख के अकाइनु की रेज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अकाइनु मैग्मा का एक ऐसा अटैक करता है जिससे अपने आसपास के ग्राउंड को लावा सी में कन्वर्ट करता है। पर लूफी गियर 5 के रबरी फिजिक्स से मैग्मा जोन को चाइल्ड प्लेग्राउंड जैसा बना देता है। तभी आउकुजी लूफी को फ्रीज करने की कोशिश करता है, जिससे आउकुजी फ्रोजन एयर, फ्रोजन पार्टिकल्स और फ्रोजन लाइट तक को कोलैप्स कर देता है। फिर भी लूफी के टून फिजिक्स को स्टॉप नहीं कर पाता और लूफी आइस सरफेस को ट्रैम्पोलिन बनाकर आउकुजी की बॉडी को हाकी कोटेड जाइंट रबर विप से स्मैश कर देता है, जिसके बाद किजारू कंटिन्यूअसली लाइट स्पीड किक्स, लेजर्स और रिफ्लेक्शन स्ट्राइक अनलीश करता है लूफी की तरफ, जिन्हें लूफी अपनी टून पावर से बैंड कर देता है। तो अब किजारू का सीरियस मोड भी लूफी की अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाता और ये तीन एडमिरल और गियर 5 लूफी का क्लैश मरीन फोर्ट के स्काई को एक ग्लिची और रबरी जोन में कन्वर्ट कर देता है और लूफी की स्ट्रॉन्ग हाकी और एडमिरल के अटैक के बीच के कोलिजन से ये एक लिटरल गॉड लेवल कोलिजन बन जाता है। पर इसमें लूफी तीनों पे अपर हैंड ले लेता है और अपनी इमेजिनेशन का यूज करके
करके लूफी तीनों एडमिरल को रबरी करके किसी खिलौने की तरह खेलता है इनके साथ। और वहीं व्हाइट बीयर्ड पे एक साथ बहुत सारे मरीज ने अटैक कर दिया होता है, जिन्हें व्हाइट बीयर्ड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रोकता है। और अब जोरो स्ट्रेट मियोक के डायरेक्शन में जाता है, तो मियोक भी फाइनली अपनी पावर को जोरो पर अनलीश करता है, क्योंकि जोरो अब एक योनको क्रू का सेकंड इन कमांड लेवल स्वॉर्ड्समैन बन चुका होता है। और दोनों की स्वॉर्ड जो एडवांस आर्मामेंट हाकी से कोटेड है कोलाइड होती है। दोनों के आसपास का एरिया खत्म हो जाता है और बहुत बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं। और पोस्ट वानो स्ट्रेंथ के साथ जोरो की इंड्योरेंस, हाकी और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट एडमिरल लेवल के इक्विवेलेंट हो चुकी होती है, जिससे हर स्ट्राइक से मरीनफोर्ड के टल्स क्रैक होते हैं, एयर प्रेशर बस्ट होता है और शॉकवेव मरीज को डजन्स मीटर पीछे फेंक देते हैं। और मियोक फुल फोकस मोड में शिफ्ट होता है, जिससे उसकी स्लैशेस लिटरली स्काई कटिंग आर्क्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जोरो इन्हें एनमा के साथ एडवांस कॉन्करर और आर्मामेंट हाकी के कॉम्बिनेशन से काउंटर करता हुआ मियोक की तरफ पुश करता है। और ये दोनों फिर अपनी एक खतरनाक स्वॉर्ड्समैन की बैटल करते हैं, जिससे ये फाइट मरीनफोर्ड के सबसे इंटेंस डुअल्स में से एक बन जाती है। और मियोक तभी भी ऐसा लग रहा था होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि इस जोरो से ऐसी सिचुएशन में फाइट नहीं करनी थी। और सांजी और मार्को अब वॉरलॉर्ड्स पे अटैक करते हैं और सांजी इफ्रीट जेम्बे से कुमा की मेटेलिक स्किन को मेल्ट कर देता है, जिसपे कुमा की कंप्रेस एयर ब्लास्ट सांजी के फायर ट्रेल स्पीड के सामने फेल हो जाती है। जिसके बाद तभी डोफ्लामिंगो इन पे अटैक कर देता है, तो मार्को बीच में आके कुमा से फाइट करने लगता है और सांजी फिर डोफ्लामिंगो से भिड़ जाता है, जिसमें डोफ्लामिंगो सांजी को मिड एयर में ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो सांजी अपनी हाई स्पीड एरियल फुटवर्क से थ्रेड मैट्रिक्स को ब्रेक करता हुआ डोफ्लामिंगो के चेस्ट पर एक्सप्लोसिव फ्लेम किक लगाता है और फिर अपने आर्मामेंट हाके से डोफ्लामिंगो को अटैक करता है, जिससे डोफ्लामिंगो सांजी के अटैक को अपनी कॉन्करर हाकी से रोकता है और सांजी की तरफ ही अटैक कर देता है। पर तभी क्रोकोडाइल आता है और डोफ्लामिंगो के अटैक को रोकता है। तो डोफ्लामिंगो क्रोकोडाइल को देख के क्रोकोडाइल से ही फाइट करने लगता है, जिसपे सांजी थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। पर तभी सांजी के पीछे से गेको मोरिया जाइंट शैडो फॉर्म्स के साथ सांजी को ट्रैप करने की कोशिश करता है, जिसपे सांजी फायर बूस्टेड चेन किक से शैडो को इवापोरेट कर देता है। और सांजी गेको मोरिया को फिर अपना अल्टीमेट मूव इफ्रीट जेम्बे मारता है, जिससे गेको मोरिया शैडो की उल्टी करके वॉर में निपट जाता है। और ऐसे सांजी ने मरीन्स के एंटायर वॉरलॉर्ड सेक्शन को हिला के रख दिया होता है। पर फिर भी मरीनफोर्ड का सबसे डेंजरस मैकेनिकल जोन पैसिफिस्टास का इन्वेशन होता है, लेकिन स्ट्राइट के हैवी सपोर्ट फाइटर्स इस जोन को कम्प्लीटली डोमिनेट कर देते हैं। जैसे उसॉप स्नाइपिंग में ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करके पैसिफिस्टा के जॉइंट्स क्रैक कर देता है और उसका लॉन्ग रेंज अटैक पैसिफिस्टा के लेजर फायरिंग रिदम को ब्रेक कर देता है। और फ्रैंकी का रेडिकल बीम पैसिफिस्टा के आर्मर चेस्ट प्लेट्स को ब्लास्ट कर देता है और फ्रैंकी जनरल फ्रैंकी का यूज करके एंटायर पैसिफिस्टा यूनिट्स को चेन एक्सप्लोजन में उड़ाता है। और ब्रुक की फ्रीजिंग सोल ऑरा पैसिफिस्टा के इंटरनल वायर्स और कूलिंग सिस्टम को जाम कर देती है और वो एक्सट्रीम स्पीड में एनिमीज के बीच स्लाइड करके उन्हें स्लाइसर स्ट्राइक्स देता है, जिससे ये ट्रियो 50 से ज्यादा पैसिफिस्टा को डिसमेंटल कर देता है। जिसके बाद वाइस एडमिरल का ग्रुप एक फॉर्मेशन में स्ट्राइट को पुश करते हैं, तो रॉबिन इस पूरे टैक्टिकल एरिया को एक जाइंट ट्रैप जोन में कन्वर्ट कर देती है और ये 100 ऑफ आर्म्स लेग्स जाइंट फॉर्म्स में बहुत सारे मरीन और वाइस एडमिरल को फाइनल लॉक्स में करके तोड़ देती है, जिससे रॉबिन हर एक इलाइट मरीन स्क्वाड को डिसेबल कर देती है। तो वाइस एडमिरल एक साथ आर्मामेंट हाकी से एनहांस अटैक रॉबिन पे करते हैं, जिसके जवाब में रॉबिन अपना डिमोनियो फ्लूर यूज करके उन सबके अटैक को रोक देती है। और बहुत सारे वाइस एडमिरल रिको रॉबिन का ये फॉर्म देख के डर जाते हैं, जिससे रॉबिन के मल्टी लेयर डिफेंस को वाइस एडमिरल ब्रीच नहीं कर पाते। और वहीं नामी क्लाइम अटैक से लाइटनिंग वॉल्स क्रिएट कर देती है, जिसे मरीज पास नहीं कर पाते और वो जियूस के हेल्प से टॉर्नेडो स्पॉन करके एनिमी आर्टिलरी यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और चॉपर टैक्टिकल मॉन्स्टर पॉइंट में जाइंट मरीज को किसी खिलौने की तरह ट्रीट करता है और चॉपर फ्रंटलाइन फाइटर्स को मेडिकल बूस्ट देता है, जिससे स्ट्राइट क्रू और वाइट बेल्ट पायरेट्स ज्यादा टाइम तक वॉर को इंड्योर कर पाते हैं। और जिनमें भी बैटल फील्ड को किंग की तरह डोमिनेट करता है और वाइट बेल्ट पायरेट्स के बहुत सारे मेंबर्स की हेल्प करता है उनकी फाइट में। और साथ में ये वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल को अपने फिशमैन कराटे स्ट्राइक से डिफीट कर देते
हैं। और जब गार्प और सेनगोकू देख लेते हैं कि एडमिरल्स, वॉरलॉर्ड्स, वाइस एडमिरल्स और पैसिफिस्टास मिलकर भी बैटलफील्ड में कुछ नहीं कर पा रहे, तो दोनों लेजेंडरी फोर्सेस फाइनली स्टेप इन करते हैं वॉर में। और गार्प के पावरफुल प्रेजेंस से मरीनफोर्ड का प्रेशर इम्पॉसिबल लेवल तक बढ़ जाता है और गार्प अपनी पूरी बॉडी को आर्मामेंट हाकी से कोट करके एक लिटरल मॉन्स्टर बन जाता है। जो चीज जैसी व्हाइटबेड फील करता है वो गार्प की तरफ एक क्वैक अटैक कर देता है और व्हाइटबेड क्वैक अटैक गार्प के पाथ को स्मैश करता हुआ गार्प की तरफ जाता है, लेकिन गार्प की फिजिकल स्ट्रेंथ और इनक्रेडिबल हाकी उस क्वैक बैरियर को क्रैक कर देती है और फिर गार्प भी व्हाइटबेड की तरफ कूद पड़ता है और व्हाइटबेड फिर से क्वैक अटैक गार्प की तरफ मारता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और व्हाइटबेड और गार्प के पंचेस से मरीनफोर्ड के सेंट्रल प्लाजा में मैसिव शॉकवेव स्प्रेड होती है, जिसके कारण बहुत सारे पायरेट्स और मरीन्स की नजर इन दोनों पे जाती है। तो मार्को हवा में से गार्प पर हाई स्पीड फ्लेम स्ट्राइक लैंड करता है और चॉपर मॉन्स्टर पॉइंट से फ्रंट लाइन में गार्प को स्टॉप करने के लिए आउकुजी ने जो आइस बनाया था उन्हें तोड़ के गार्प की तरफ मारता है और नामी एनवायरनमेंट को केओटिक लाइटनिंग स्टॉर्म में कन्वर्ट करती है और गार्प के ऊपर नामी एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक मार देती है, जिससे मौके का फायदा उठा के उसॉप हाकी बूस्टेड आर्टिलरी से गार्प पे बहुत सारे अटैक कर देता है। और रॉबिन एक जाइंट ह्यूमनाइड फॉर्म क्रिएट करती है जो गार्प को मल्टीपल लॉक्स में फंसा देती है, जिससे गार्प की तरफ बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। तो सबको लगता है गार्प का खेल खत्म, पर तभी सबको गार्प की आवाज आती है जो हंसता हुआ फिर से अटैक कर देता है और गार्प का फिजिकल रॉ स्ट्रेंथ और हाकी इन सबको एक साथ पुशबैक कर देता है। और वहीं व्हाइटबेड जो साइड में हो चुका था वो फिर से एक क्वैक अटैक मारता है गार्प की तरफ और गार्प का निशाना बस व्हाइटबेड ही था, तो गार्प भी व्हाइटबेड की तरफ फिर से अटैक कर देता है। तो इस बार फिर से मार्को, चॉपर, रॉबिन, नामी और उसॉप एक साथ गार्प पे अटैक कर देते हैं, जिससे व्हाइटबेड को फ्री स्पेस मिलता है फुल क्वैक फोर्स अनलीश करने के लिए और गार्प का बॉडी डैमेज एब्जॉर्ब करता है, पर उसका एग्रेशन और स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही थी। और सेनगोकू जो अपने बुद्धा फॉर्म में आ गया था वो पायरेट की तरफ अपने शॉकवेव्स अटैक करने लगता है, जिससे सेनगोकू के बुद्धा शॉकवेव से पूरे मरीनफोर्ड के प्लाजा पे जो भी पायरेट थे उन पे बुलडोजर जैसा फील होने लगता है और सेनगोकू एक लिटरल सुनामी ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। अब इस टाइम पे मियोक से विस्टा अपनी फाइट शुरू कर देता है, इसलिए तभी जोरो एडवांस कॉन्कर हाकी के साथ मैसिव फ्लाइंग कट्स अनलीश करता है जो सेनगोकू के गोल्डन शॉकवेव को स्प्लिट कर देते हैं और सांची इफ्रिट जेम्बे की अल्ट्रा हॉट फ्लेम प्रेशर से सेनगोकू के इंपैक्ट वेव्स को रोकता है और जिनबे फिशमैन कराटे से शॉकवेव को डिफ्लेक्ट कर देता है और ब्रूक सोल फ्रीजिंग ऑरा से सेनगोकू को फ्रीज करने की कोशिश करता है और फ्रैंकी रेडिकल बीम और जनरल फ्रैंकी के हाइब्रिड ब्लास्ट से सेनगोकू के बुद्धा फॉर्म पे अटैक करता है जो एक डेंट क्रिएट करता है। पर सेनगोकू का गोल्डन बुद्धा फॉर्म कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है जिसे कोई भी आके रोक सके, तो सेनगोकू की डिस्ट्रक्टिव वेव्स इन सबको रिपीटेडली पीछे धकेलती है। पर स्ट्राइट का फॉर्मेशन सेनगोकू के सेंटर गार्ड को कंटिन्यूअसली क्रम्बल कर जाता है और जोरो और सांजी का डुओ हाई स्पीड कोऑर्डिनेट अटैक सेनगोकू के बॉडी के कोर पे लैंड करने लगते हैं और जिनबे का प्रेशर कैनन सेनगोकू को मोमेंटरली ऑफ बैलेंस करता है और ब्रूक की स्पीड सेनगोकू के ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करती है और फ्रैंकी की बीम फाइनल लेयर ऑफ प्रेशर बनाती है। पर फिर भी सेनगोकू फाइट करता है इन सब से, क्योंकि आज उसके लिए मरीन्स की इज्जत दांव पे लगी है। और मरीनफोर्ड का सबसे इंसेन बैटल स्काई में इरप्ट होता है, क्योंकि गियर 5 लूफी स्काई को रबरी डिस्टॉर्शन से भर देता है और तीनों एडमिरल्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स एक ही टाइम में अनलीश करते हैं लूफी की तरफ, जैसे मैग्मा सुनामी, आइस स्टॉर्म और लाइट बैरेज। पर लूफी का टून फोर्स के साथ इसकी हाकी उन तीनों एलिमेंट्स को काउंटर कर देता है, जिससे मैग्मा उसके बॉडी से बाउंस बैक होता है और आइस रबरी सरफेस बनकर आकुजी के खुद के डिफेंस को क्रैक कर देता है और लाइट स्पीड लेजर्स रबरी होकर अनप्रेडिक्टेबल रिकोकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और तभी लूफी जाइंट हाकी कोटेड फॉर्म में तीनों एडमिरल्स पे एक साथ बहुत बड़ा हाकी से कोटेड अटैक मारता है और तीनों को ओवरपावर्ड कर देता है, जिस अटैक से स्काई में क्रैक अपीयर होने लगता है और मरीनफोर्ड हेडक्वार्टर का टॉप स्ट्रक्चर क्रम्बल होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद जब लूफी को ओपनिंग मिलता है तो ये सीधा एस की तरफ जाता है, जो चीज जैसे स्ट्राइट क्रू के बाकी के मेंबर्स देखते हैं तो वो अपनी फाइट के बीच में से निकल के लूफी की हेल्प के लिए आ जाते हैं। बाकी स्ट्राइट क्रू की जगह फिर व्हाइटबेड पायरेट्स ले लेते हैं, तो स्ट्राइट क्रू एक न्यू फॉर्मेशन बनाते हैं जहां जोरो और सांची एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के अराउंड एनिमीज को एलिमिनेट करते हैं और रॉबिन मल्टीपल जाइंट लिम्स से
एग्जीक्यूशन टावर को प्रोटेक्ट करती है और नामी लाइटनिंग बैरियर क्रिएट करती है और उसॉप लॉन्ग रेंज से सप्रेशन फायर देता है और फ्रैंकी और ब्रूक टावर के बेस को सिक्योर करते हैं और जिनमें मरीन वेव को पूरी तरह ब्रीच करता है और चॉपर नॉर्मल होके पायरेट्स को ठीक करने लगता है और दूर से ही वाइटबीड अपना स्ट्रॉन्गेस्ट क्वैक अटैक से मरीन फ्रंट लाइन को तोड़ देता है, जिसके बाद लूफी एस के पास आराम से चला जाता है और एस के सी स्टोन चेन्स को लूफी एडवांस हाकी का यूज करके तोड़ देता है, जिससे एस फाइनली फ्री होता है और अब एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म कोलैप्स होने लगता है। लेकिन स्ट्राइटेक सिंक्रोनाइज रेस्क्यू करके एस को सेफली कैप्चर कर लेते हैं और एस के फ्री होते ही वाइटबीड पायरेट में फिर से होप आ जाता है और अब एस के साथ मरीनफोर्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था जो है एस का भाई लूफी और दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। पर तभी अकाइनू जो अभी तक हारा नहीं था और इसी मौके का इंतजार कर रहा था, वो एस को देखकर फुल रेज मोड में आ जाता है और अकाइनू एस को टारगेट करता हुआ जाइंट वोल्केनिक फिस्ट अनलीश करता है एस की तरफ, पर लूफी ये फ्यूचर साइड से देख लेता है। तो लूफी गियर 5 और फुल लिबरेटेड हाकी के साथ अकाइनू के पाथ में आता है, जो देख के अकाइनू फुल किलिंग इंटेंट में लूफी पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो लूफी फिर एक स्ट्रॉन्ग एडवांस हाकी वाला अटैक अकाइनू के मैग्मा अटैक की तरफ मारता है, जिससे अकाइनू की मैग्मा लूफी को बिना टच करे ही फैलने लगती है और फिर से लूफी जाइंट फॉर्म में अकाइनू के मैग्मा बॉडी को रबरी बाउंस के साथ तोड़ देता है, जिससे अकाइनू के वोल्केनिक कोर को कंप्रेस कर देता है और लूफी की हाकी कोटेड पंच से मैग्मा के अंदर से रेसोनेटेड शॉकवेव जनरेट करते हैं, जो अकाइनू के डेविल फ्रूट कोर को खत्म कर देता है और एक फाइनल मैसिव हाकी इन्फ्यूज गॉड पंच अकाइनू के चेस्ट पे लगता है, जिससे अकाइनू का पूरा मैग्मा हार्ट रप्चर हो जाता है और अकाइनू की बॉडी कोलैप्स होती है और अकाइनू का टेरर अब यहीं एंड हो जाता है। जो चीज गार्प और सेनगोकू के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अब एक एडमिरल मर चुका था, जिससे ये अपनी फाइट को रोक देते हैं और लूफी की तरफ देखते हैं। लेकिन तभी ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स बैटलफील्ड में एंट्री करते हैं। ब्लैकबीयर्ड एंटायर वॉर जोन में अपनी डार्कनेस फैला देता है, जिससे मरीनफोर्ड का राइट साइड डार्कनेस में जाने लगता है, पर तब जोरो कॉन्कर हाकी स्लैशेस से ब्लैकबीयर्ड को कट करने की कोशिश करता है, जिसे शिरियो रोकता है। तो तभी जोरो आगे कुछ करता लूफी डार्कनेस के ब्लैक वोर्टेक्स में डाइव करता हुआ ब्लैकबीयर्ड के कोर को हाकी पंच से इंपैक्ट करता है, जिससे डार्कनेस ही खत्म हो जाती है और स्ट्राइट क्रू और वाइटबीयर्ड पायरेट्स के साथ ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स के सामने खड़े होते हैं। तो ब्लैकबीयर्ड फिर ये देख के बिना कुछ करे मरीनफोर्ड से भाग जाता है और अब अकाइनू की डेथ के बाद गार्ड जो शांत हो गया था, वो इसको फ्री देख के चैन की सांस लेता है, पर सेनगोकू शांत नहीं बैठता और चिल्ला के मरीन्स को बोलता है अब कोई भी पायरेट यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद सारे मरीन्स वाइटबीयर्ड पायरेट्स और स्ट्राइट क्रू की तरफ फिर से अटैक कर देते हैं। और अब इतना कुछ होने के बाद लूफी फुस हो गया था, तो लूफी को एस पकड़ता है और वाइटबीयर्ड अपने क्रू और स्ट्राइट क्रू को बोलता है अब सब भागो यहाँ से, एस फ्री हो गया है। जिसके बाद वाइटबीयर्ड पायरेट्स और स्ट्राइट क्रू मरीनफोर्ड से भागने लगते हैं और 3 एडमिरल में से एक मर गया और 2 की हालत लूफी ने बहुत बुरी कर दी थी। तो मरीन के लिए पायरेट को पकड़ना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण पायरेट्स इजीली मरीनफोर्ड से भाग जाते हैं। पर फिर भी पायरेट्स की हालत बहुत बेकार थी, उसमें भी खास करके स्ट्राइट क्रू की। बाकी अब कोई ऐसा सोच रहा है कि स्ट्राइट क्रू अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो एक साथ मिलके मरीनफोर्ड वॉर को डोमिनेट करते। तो ये बात तो ठीक है, ये मरीनफोर्ड वॉर को डोमिनेट करते, पर ये काम इनके लिए इतना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि जब ये अपने अभी के फुल पावर को यूज कर रहे हैं तो मरीन्स की साइड भी अपनी फुल पावर को यूज करती, जिससे मरीनफोर्ड वॉर में स्ट्राइट क्रू के लिए चीजें हार्ड हैं। बाकी एस और वाइटबीयर्ड को तो ये बचा ही लेंगे, जो अब हो गया। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो और 1000 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से पूरा करवा दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।